गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं और सिलेबस पूरा करने के बाद हमें आपको बोला था कि हम लोग रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद में आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। वन बाय वन आपको जो भी डाउट्स हैं ना वो डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो उसका हम लोग पहले ही बता चुके हैं और आप लोग को पता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में हम लोग अभी रिपीटिशन के लिए चल रहे हैं। उससे पहले दो चार चीज़ें मैं आपको बता दूं कि रिपीट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपका सिलेबस के जो नोट्स आपके तैयार होंगे उसमें जो भी आपकी गलतियां हैं उसको साथ साथ चेक करते रहें और गलतियों को सुधारने का अभी मौका है आपको। अगर आप लोग अभी सुधार लोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उससे पहले जो ऐड हुआ था जो आपके सिलेबस में, तो उसको मैं बता दूं। तो एग्रीकल्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्रॉब्लम्स हैं उसमें कंफ्यूज ना करें। एग्रीकल्चर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हुई थी तो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही जैसी हैं, उनमें आप लोग डाउट क्रिएट ना करें। जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आएंगी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, जो चीज़ें नॉर्मल उसकी एलिमेंट्स हैं वही उसमें वो आएंगे। अगर बाई चांस आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछ लिया जाता है, एलिमेंट्स वगैरह सब एक ही चीज़ है। उसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कल आपको 10 बजे ऑनलाइन क्लास लूँ आपकी, तो उसमें अगर आपको डाउट हो कुछ भी तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। आज हम लोग पहले चैप्टर को लेते हैं। आप लोग मैडम वाले भी क्लास भी कर रहे होंगे, मैडम भी सिलेबस ख़त्म करने वाली हैं। तो सिलेबस ख़त्म जब भी हो जाएगा तो हमें हमारे बचता है तो उसको आप लोग देख लें। पहला चैप्टर हम लोग रिपीट करते हैं। पहले चैप्टर में आपको भारत की स्थिति, इंडिया लोकेशन वगैरह के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको। इंडिया की लोकेशन क्या है, कौन कौन सी रेखाएं हैं, उस टाइम मैंने सब आपको बताया था कि आपको मध्य रेखा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। तो पहला लेसन में मैंने आप लोगों से पूछा भी था, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया था कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं और भूमध्य रेखा कौन सी होती है, भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, भारत के कौन कौन से बाउंड्री लाइन लगती हैं, ये सब मैंने आपको बताया था और मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया था। आप लोगों ने अच्छा बताया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको रिपीट में वो सब क्लियर हो जाएगा और आप उसको रिफ्रेश कर पाएंगे कि हमने ये पढ़ा था और सर ने ये पढ़ाया था, तो हम लोग उसको रिपीट करेंगे तो हमें वो अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरफ तैयार होंगे। तो बीच में एक आध दिन क्लास नहीं ले पाता हूँ तो मैं उस सिलेबस को ज़्यादा ले लूँगा, सिलेबस को ज़्यादा कंप्लीट कर दूँगा। और जब हम लोग गूगल में क्लास लेंगे तो उसमें आपके डाउट्स आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो आपका जो पहला लेसन है भारत की स्थिति तथा विस्तार, ये था भारत का पहला आपका। भारत का होता है एक उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ये भारत की जो लोकेशन है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया के दक्षिणी भाग में जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और उसमें दक्षिणी मध्य भाग में ये स्थित है। जैसे कि महाद्वीपों को आपको पता होगा, महाद्वीपों के बारे में आपको बताया था। आपको एक भौगोलिक विस्तार जो हम लोग भारत का देखें तो उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, जैसे हिमालय उत्तर में है तो भारत का आपको पता है उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है। हिमालय के भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के हमारी बाउंड्री लाइन्स हैं और एक अनूठा स्वरूप हमें देता है। भारत के विशाल आकार व भौगोलिक विविधता को देखते हुए उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई भारत को, क्योंकि इसमें एक महाद्वीप के सभी लक्षण उपलब्ध हैं। जो महाद्वीप में लक्षण होने चाहिए सभी लक्षण इसमें उपलब्ध हैं। हम लोग वन बाय वन रेखाओं को लेते हैं। अगर अक्षांश रेखाओं को हम लोग भारत की देखें तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और
अक्षांशों का हम लोकेशन देखें तो 8 से 37 है इसका उत्तरी गोलार्ध में। बंगाल की खाड़ी में स्थित मुख्य भूमि दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट से भारत की दक्षिणी सीमा निर्धारित की जाती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये आप लोगों ने, जब मैंने आप लोगों से असाइनमेंट लिया था उसमें आप लोगों ने बताया भी था, लिखा भी था, तो लगभग 30 डिग्री अक्षांशों तक विस्तार है इसका। जो ट्रॉपिकल कैंसर है हमारे देश के लगभग मध्य से गुजरती है, जो हमारा मध्य रेखा का जो पार्ट है वो उसके मध्य से गुजरता है, तो उसमें हम लोग इसको बता सकते हैं कि लगभग मध्य से गुजरती है। देशांतर को हम लोग देखें तो भारत का देशांतर जो लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। भारत का देशांतरी विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है। तो दोनों अक्षांशीय विस्तार आप लोग देखो तो 30 डिग्री के मध्य ही स्थित है। उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। आप लोगों ने लिखा भी था ये। कक्ष किरण से अरुणाचल प्रदेश तथा पूर्व पश्चिम दिशा में भारत की चौड़ाई लगभग, अगर भारत की चौड़ाई देखें हम तो 2933 किलोमीटर है। लंबाई चौड़ाई आपको पता लग गया, लंबाई है 3214 और चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। भारत के सीमांत क्षेत्र में जो टेरिटरी हम लोग देखते हैं तो आगे समुद्र में 12 समुद्री मील हैं, दक्षिण में 21.9 किलोमीटर तक है। ये समुद्री सीमाएं हम लोग इसको नापने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। और भारत का नामांकन हम लोग देखें तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर यह बनाया गया था। कालांतर में आर्यों की भारत नामक शाखा के नाम पर यह देशांतर, ये जो नाम है भारतवर्ष दिया गया था। अच्छा, पुराणों के अनुसार ये नाम ऋषभ के पुत्र भरत से लिया गया है। ये हमारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये हमें बताती है कि भारत का नाम कैसे भारत का पड़ा था। ये भी जानना जरूरी है कि मानक मील जो है वो 63,360 इंच के बराबर होती है। समुद्री मील होती है 72,960 इंच होती है। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के करीब होती है। तो ये आपके डेटा है जो आपको याद करने हैं। भारत के बड़े अक्षांशीय विस्तार के परिणाम जो है उसका भी आपके बुक में अच्छी तरह दिया गया है। भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में भी आपको बता दिया गया है। तो ये कितने से कितने उसमें तक आता है, कितने एरिया में आता है। भारत के द्वीप मानक संबंध हैं वो भी आपके बुक में अच्छा दिया हुआ है। बंगाल की खाड़ी पश्चिमी में अरब सागर कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जल मार्ग उपस्थित होने के कारण भारत ने अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापक संबंध बनाए रखे हैं, जो कि भारत के पड़ोसी जो राज्यों से हम लोग, पड़ोसी देशों से हम लोग जो संबंध बनाते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। अगर हम लोग दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में भारत को हम लोग देखें तो भारत को हिंद महासागर में सर्वाधिक केंद्रीय स्थिति प्राप्त है और भारत इन देशों से भी बहुत सी भौतिक, सामाजिक और आर्थिक समानताएं पाई जाती हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य होने की वजह से हमारे जो समानताएं हैं इसमें पाई जाती हैं। और अगर हम लोग भारत के पड़ोसी देश देखें तो सभी प्राचीन देशों की भांति हमारी स्थलीय सीमाएं भी प्राकृतिक और ऐतिहासिक मानवकृत हैं। जो स्थलीय सीमाएं कहीं तो हम लोग सीमाएं दीवार बना दी हैं, लेकिन हमारी अभी तक मानक जो सीमाएं हैं वो सीमाएं हम लोग या तो नदियों से लेते हैं या एक मानक मनुष्यों ने मान लिया गया है कि ये सीमा हमारी यहाँ से यहाँ तक है, तो उन सीमाओं का हम लोग निर्धारित कर चुके हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे देखें तो भारत का सामरिक महत्व क्या है और भारत के जो इसमें मैप दिए हुए हैं, ये मैप बनाकर आप लोग प्रैक्टिस करना। तो सामरिक महत्व के बारे में देखें, भारत एक भौगोलिक यथार्थ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का नाम है। भू राजनीतिक महत्व को संपूर्ण विश्व मानता है। भारत की जो महत्व है इसको सभी पूरा विश्व इसको मानता है। हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर पूर्वी गोलार्ध के दक्षिणी में भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को पुराने जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जैसे कि आप लोगों को हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ते होंगे। और उसके बाद
गजनवी ने 17 आक्रमण करके सोने को लूट लिया था, ये सब आप लोग हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं। लेकिन भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, ये हमारे ज्योग्राफिकल पॉइंट से हम लोग लेते हैं इसको। भारत में विविधता के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं जो हम लोग विविधता को प्रदान करते हैं, और ये कारक हम लोग वन बाय वन देखें। अगर हम लोग एक पहला कारण देखें तो वैज्ञानिक तथा संरक्षण विविधताएं, देश की भौगोलिक विस्तार, प्राकृतिक पर्यावरण में विविधता, कृषक समुदाय वगैरह ये हैं। इनमें सभी विविधता पाते हुए भारत एक देश माना जाता है। भारत में विविधताएं के साथ साथ एकता भी पाई जाती है। इस एकता को हम लोग देखें तो मानसूनी जो है, ऋतुओं की मानसूनी लय है जो उसमें एकता पाई जाती है। सांस्कृतिक विलयन है जो उसमें भी एकता पाई जाती है। हम लोग अलग अलग संस्कृति को मानते हुए एक ही संस्कृति में, भारत की एक संस्कृति को मानते हैं। अंतर प्रादेशिक आर्थिक संपर्क हमारे आपस के हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। धर्म हमारे अनेक होने के कारण भी हम लोग भारतीय धर्म में एक पाए जाते हैं, और उसके बाद संस्कृति हमारी एक है। तो ये सब हमारी विविधताएं होते हुए भारत की एकता के मूलभूत स्वरूप है जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं। हमारे देश में हम लोग राज्यों को देखें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अभी जोड़ा गया था। तो ये सब चीज़ें आपके, ये डेटा आपके बुक में बहुत अच्छे दिए हुए हैं। अगर हम लोग इसके जो अक्षांश देशांतरीय और भूमध्य रेखा वगैरह के बारे में हमें ज्ञान हो जाता है, तो कोई भी हमारा क्वेश्चन आता है तो इनके भारत के लोकेशन हमें इसमें देता है कि ये भारत की लोकेशन 8 डिग्री से इतने डिग्री तक, इतने डिग्री से इतने डिग्री तक है। तो हम लोग ऑटोमेटिक उसको सर्च कर सकते हैं। आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। अगर ये डेटा इसमें फीड करोगे तो इसमें आप फीड कर सकते हो, ऑटोमेटिक भारत का नक्शा आपके सामने आ जाएगा। तो ये भौगोलिक, आपका जो भूगोल की देन है, ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, और आप लोग इसको एक इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ये दूसरे सब्जेक्ट में ये फ़ायदा नहीं है कि आप कहीं भी किसी चीज़ को फीड करोगे तो आपका मैप बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट में ये फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन ज्योग्राफी में हमें ये फ़ायदा मिलता है। इसके बाद मैं आपको कल सेकेंड लेसन करवाऊँगा। आप लोग को मैंने जैसे बताया है कि पहले जो लेसन्स आपको करवाए गए हैं, उन लेसन्स को आप लोग साथ साथ रिपीट करते रहें। अगर रिपीट करेंगे तो आपका ये जो याद करने का जो बड़ा वो है वो बहुत ही सरल हो जाएगा और आपको याद रहेगा। सबसे बड़ी बात है, आपको याद रहेगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।